नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। UGC नेट से TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ बाबा नागार्जुन, जो कि हिंदी साहित्य में बाबा नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों बाबा नागार्जुन को हमारे जो UGC का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो इकाई 2 है उसमें हमें पढ़ना है। जो प्रगतिवादी युग के जो प्रमुख कवि हुए हैं उसके अंदर बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। और साथ ही ये जो इकाई 2 में ही जो हमारे प्रमुख उपन्यासकार को जो पढ़ना है उसके अंतर्गत भी हमें इनको पढ़ना है, क्योंकि इनके उपन्यास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इनका कोई भी उपन्यास हमारे UGC के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो हमें प्रमुख उपन्यासकार पढ़ना है उसके अंतर्गत बाबा नागार्जुन के जो उपन्यास हैं वो आते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो कविताएं हैं जो हमारे UGC के पाठ्यक्रम में इकाई 5 के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो वहाँ भी हमें ये पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बताऊंगी इस वीडियो में मैं बताऊंगी नागार्जुन के प्रमुख काव्य, उनके उपन्यास और साथ ही उनके काव्य और उपन्यासों को क्रम से कैसे याद करना है उसके बारे में कुछ आसान सा ट्रिक्स, क्योंकि अक्सर हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि काव्यों को जब भी आता है कि काव्यों को क्रम से लगाना है या फिर उपन्यासों को क्रम से लगाना है, तो हम यहीं पे फंस जाते हैं और हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। दोस्तों तो आज मैं आपको आसान से आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि आपके जो प्रश्न है वो कभी गलत ना हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं बाबा नागार्जुन। नागार्जुन का जो जन्म हुआ है वो 1911 में हुआ है। 1911 में हुआ है। 1911 में हमारे चार कवियों का जन्म हुआ है। तो कौन कौन से कवि का जन्म हुआ है आइए देख लेते हैं। जो सबसे पहले हो गए नागार्जुन, इनका जन्म 1911 में हुआ है। उसके बाद है अज्ञे का भी जन्म 1911 में हुआ है। उसके बाद है शमशेर बहादुर सिंह, इनका भी जन्म 1911 में हुआ है। और जो एक कवि हो जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल, इनका भी जो जन्म है वो 1911 में है। तो यानी कि जो 4 कवि हो गए और चारों ही महत्वपूर्ण कवि है और इन चारों के जो जन्म वर्ष हमें याद होने चाहिए। तो आपको याद हो जाएगा कि जो नागार्जुन, अज्ञे, शमशेर बहादुर और केदारनाथ के जो जन्म वर्ष है वो 1911 ईस्वी में है। तो ये तो हो गया उनका जन्म। और दोस्तों देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो दोस्तों बाबा नागार्जुन जो है वो हिंदी, मैथिली, बंगला एवं संस्कृत में छंद मुक्त रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि मैथिली में भी, बंगला में भी एवं संस्कृत में भी जो अपनी जो रचना लिखी है वो छंद मुक्त था। और मैथिली भाषा में यात्री के नाम से लिखे जाते हैं। तो ये भी प्रश्न कितनी बार पूछ दिया जाता है कि यात्री उपनाम किसका है, तो वो यात्री जो उपनाम हो गया ये हमारे बाबा नागार्जुन का है। और बाबा नागार्जुन का जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। और इनका जो जन्म स्थान है वो दरभंगा, बिहार में है। और फिर इनकी जो एक मैथिली में जो आई थी एक रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। और इनकी जो कविता है जो इनकी, उस पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। और साथ ही नामवर सिंह जो एक आलोचक है, उन्होंने इन्हें आधुनिक युग का कबीर कहा है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि जो प्रभाकर माचवे हैं उन्होंने आधुनिक युग का कबीर अज्ञे को कहा है और नामवर सिंह ने आधुनिक युग का कबीर नागार्जुन को कहा है। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको ये से ध्यान रखना पड़ेगा कि नामवर सिंह नागार्जुन नाम से नागार्जुन ने किसको कहा है, तो नामवर सिंह नागार्जुन को कहा है आधुनिक युग का कबीर और प्रभाकर माचवे ने अज्ञे को कहा है। और नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक मैं और बताना चाहती हूँ कि प्रगतिवादी युग के जितने भी जो कवि हुए हैं उसकी जो एक ट्रिक्स है कि नागा के शिव त्रिपुरा, ये एक ट्रिक है जिसे आप नोट कर ले। मैं बताती हूँ कि इससे जो प्रगतिवादी युग के जो कवि है इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा।
तो नागा से हो जाएगा नागार्जुन, और शिव से, के से हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, और शिव से हो जाएगा शिव मंगल सी सुमन, त्रि से हो जाएगा त्रिलोचन, और रा से हो जाएगा रांगे राघव। तो इस जो नागा के शिव त्रिपुरा, अगर आप इसे याद रखते हैं तो जो प्रगतिवादी युग के जो कवि हैं उसे आप आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इनकी एक दो कविता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कभी कभी पूछ दिया जाता है। एक जो कविता है कि जो इंदु जी जिन्होंने इस कविता के माध्यम से इंदिरा गांधी पर, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उन पर इन्होंने व्यंग किया है कि इंदु जी क्या हुआ आपको। ये जो कविता है कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इंदु जी क्या हुआ आपको। तो ये इन्होंने इंदिरा गांधी पर लिखा, इंदिरा गांधी की जो राजनीतिक कैरियर था उस पर इन्होंने लिखा है। और साथ ही एक और कविता है कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, ये इन्होंने जवाहरलाल को कहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बाबा नागार्जुन से संबंधित। दोस्तों इनका जो मूल नाम था बैद्यनाथ मिश्र, और इन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तब इन्होंने अपना नाम बैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन कर लिया था। तो इन्होंने बौद्ध धर्म जो अपनाया था, तो ये 1936 से 1938 तक श्रीलंका में रहकर इन्होंने 1936 से, ऐसा ये प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि 1936 से 38 तक उन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और उसके बाद इनके जो काव्य है वो देख लेते हैं। तो जो इनके जो सबसे पहला काव्य है वो है युगधारा। इनका जो सबसे पहला काव्य है वो है युगधारा, जो कि 1953 ईस्वी में आई है। उसके बाद है सतरंगी पंखों वाली, जो 1959 ईस्वी में आई है। उसके बाद है प्यासी पथराई आंखें, जो 1962 में है। उसके बाद है भस्मांकुर या फिर भस्मासुर, कहीं कहीं ये भस्मांकुर दिया होता है, कहीं कहीं ये भस्मासुर दिया होता है, जो कि जिसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1971 है। उसके बाद है तालाब की मछलियाँ का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1975 है। उसके बाद है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, जो 1980 में है। और उसके बाद है तुमने कहा था का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1980 है। उसके बाद है हजार बाहों वाली, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1981 ईस्वी है। उसके बाद है पुरानी जूतियों का कोरस, जो कि 1983 में है, इसका प्रकाशन वर्ष है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं, जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम होती है यहीं पे फंस जाती है कि इसको याद कैसे करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसको कैसे याद करना है। तो जो नागार्जुन है वो हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो हमें ऐसे याद रखना है कि बाबा के युग में बाबा का जो युग है, बाबा का युग क्या है, सतरंगी है। और जो पथराई आंखें से भस्मासुर क्या मछलियाँ को देख रही थी, यानी कि जो भस्मासुर है वो मछली को देख रहा है कि वो पथराई आंखें से। यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं भस्मांकुर है और कहीं कहीं भस्मासुर है, तो दोनों ही एक ही रचना है। तो बाबा के इसको याद कर लेंगे कि बाबा का युग सतरंगी था और पथराई आंखें से भस्मासुर मछलियाँ की ओर देख रहा था। किससे? वो पथराई आंखें से। तो आपकी 5 रचना यहाँ पे याद हो गई कि बाबा का युग सतरंगी था और पथराई आंखें से भस्मासुर मछलियों की ओर देख रहा था, यानी कि खिचड़ी विप्लव देखा हमने। तो आपका ये जो 6 रचना है वो ऐसे याद हो जाएगा कि बाबा का युग सतरंगी था, पथराई आंखें से भस्मासुर मछलियों की ओर देख रहा था। तो ये आपकी 6 रचना यहाँ पे याद हो गई। उसके बाद है कि तुमने कहा था, किसी ने कहा था, समझ लीजिए कि किसी ने कहा था कि जो अक्सर जो तालाब वगैरह होता है तो उसके किनारे क्या रहता है, बहुत सारी जूतियों गंदा कचरा फेंका रहता है। ये तो हमारे देश का थी है त्रासदी का ये व्यवस्था कितनी लचर है कि जब भी कोई तालाब हो तो उसके आसपास कचरों का जो रहता है ना एकदम अंबार लगा रहता है। तो यहीं पे है कि तुमने कहा था कि हजार जूती जो है वो फेंका हुआ है या फिर जूतियों का कोरस लगा हुआ है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि जो तालाब किनारे जो होता है वो बहुत सारा जूता कूड़ा कचरा फेंका रहता है, यानी कि तुमने कहा था कि हजार जूतियाँ वहाँ पे फेंका गया है। तो ये तीनों रचना आपको ऐसे याद कर लेना है कि किसी ने कहा था कि हजार जूतियाँ फेंका हुआ था। और उसके बाद यहाँ से आप याद कर लेंगे कि बाबा का युग एक बार देख लेते हैं कि इसे कैसे याद करना है। इसको मैंने ट्रिक्स में कैसे लगाया है सो देख लीजिए।
बाबा का युग शतरंगी था। बाबा का युग क्या था? शतरंगी था। और पथराई आंखों से भस्मासुर मछलियों को देख रहा था और उसने कहा था कि 1000 जूतियों का कोरस अच्छा लगता है। यानी कि जो भस्मासुर था उसने कहा था कि उसको जो 1000 जो जूती का जो कोरस है, कोरस मतलब होता है कि जो बहुत सारे लोग जब एक साथ बोलते हैं तो उसको शायद कोरस कहा जाता है। तो उसको जो 1000 जो जूतियों का कोरस था वो उसे अच्छा लगता था। किसे अच्छा लगता था? भस्मासुर को अच्छा लगता था। तो दोस्तों बहुत ही छोटा ट्रिक्स है। अगर आप यहीं पे, अगर मैं जिस तरह से बताई हूँ, अगर आपने इसे अच्छे से देखा होगा तो आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा। और नहीं तो यहाँ पे ट्रिक्स लिखा हुआ है, इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब देख लेते हैं इनके उपन्यास। तो जो इनका जो पहला उपन्यास है, इनके जितने भी उपन्यास हैं वो सब जैसे बाबा नागार्जुन जो है वो आंचलिक उपन्यासकार में आते हैं। मतलब इनका जितना भी उपन्यास है वो एक क्षेत्र विशेष पर ही लिखा गया है। तो इनकी ज़्यादातर जो रचना है जो मिथिलांचल है, यानी कि जो दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर का जो कुछ इलाका है वो मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। तो जितनी भी रचना है, सभी रचनाओं तो नहीं लेकिन ज़्यादातर जो रचना है उसमें मिथिलांचल को वहाँ पे दिखाया गया है। तो जो सबसे पहला जो इनका रचना है, जो उपन्यास है, वो है रतिनाथ की चाची। तो रतिनाथ की चाची का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1948 में है। और इसका जो विषय है कि जो मिथिलांचल में जो नारी का जो शोषण किया जाता है उन्होंने यहाँ पे वो बताया है कि जो मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर विरोध एवं नारी शोषण की समस्या को यहाँ पे चित्रण किया गया है। मिथिलांचल का जो नारी शोषण का जो यहाँ पे चित्रण किया गया है, किसमें? तो रतिनाथ की चाची में है। उसके बाद है ये बलचनमा। दोस्तों इसके उच्चारण में भी बहुत गलती हो जाती है। कितने लोग इसे बलचनामा या फिर बलचनमा, इसका जो होता है बलचनमा। ये इसका जो नायक है उसका नाम बालचंद होता है। और बालचंद से ही जब गांव वगैरह में, गांव देहात में जब किसी के नाम को जब पुकारा जाता है तो उसको जैसे बालचंद से वो बालचनमा हो गया, बालचंद से बलचनमा, ऐसे इसका नाम बालचंद था। बहुत ही छोटा छोटा इनके जितने भी उपन्यास है बहुत ही छोटा छोटा है। मैं तो 3-4 पढ़ भी ली हूँ लेकिन बहुत छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा इसका जो उपन्यास है और सब बहुत ही अच्छे हैं। तो बलचनमा में जो ये बालचंद जो नायक रहता है उसके संघर्षों को दिखाया गया है कि वो किस तरह वो संघर्ष करता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कितनी बार ये पूछा गया है। और उसके बाद है जो कि नई पौध का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1953 है। और इसमें जो दिखाया गया है कि जो असंगत विवाह एवं जर्जर जो सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया गया है, असंगत विवाह और सामाजिक मान्यताओं का जो यहाँ पे विरोध किया गया है। उसके बाद है बाबा बटेश्वर नाथ का जो 1954 में है प्रकाशन वर्ष। और इसमें जो बरगद के वृक्ष को जो बचाने में जो किसान संघर्ष करता है उसी को यहाँ पे दिखाया जाता है कि बरगद के पेड़ को तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस उपन्यास का जो पात्र है, प्रमुख पात्र, वो एक पेड़ है, तो बाबा बटेश्वर नाथ। इसके बाद आ जाता है वरुण के बेटे का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1997 है। और इसका जो विषय है कि जो मिथिलांचल में जो मछुआरे के संघर्ष को दिखाया गया है। वरुण के बेटे में जो मिथिलांचल के जो मछुआरे होते हैं उनके संघर्ष को यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो प्रश्न है कितनी बार पूछा गया है कि किस उपन्यास में मछुआरे के संघर्ष को दिखाया गया है, तो जो इसका जो आंसर होगा तो वो वरुण के बेटे होगा, जिसे आपको याद कर लीजिएगा कि वरुण के बेटे में मछुआरे के संघर्ष को दिखाया गया है। उसके बाद है दुखमोचन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1961। और इसमें जो है कि ग्रामीणों पर जो आधुनिक सभ्यता का चित्रण किया गया है। दुखमोचन में जो ग्रामीण जो व्यक्ति होते हैं तो वहीं पे जो दिखाया गया है कि ग्रामीणों पर आधुनिक समस्या का चित्रण किया गया है। इसमें आधुनिक सभ्यता जो है उस पर यहाँ पे ग्रामीणों पर चित्रण किया गया है। उसके बाद है हीरक जयंती में जो है कि समकालीन शासक वर्ग एवं नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण यहाँ किया गया है। जो समकालीन शासक है और जो नेताओं का जो चरित्रहीनता है वहाँ पे इसका चित्रण किया गया है हीरक जयंती में। उसके बाद आ जाता है उग्रतारा। तो जो उग्रतारा है इसमें उगनी और कमेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। उगनी और कमेश्वर के
प्रेम कथा का यहाँ पे चित्रण किया गया है उग्रतारा में, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1963 है। उसके बाद आ जाते हैं जमनिया के बाबा, जो जमनिया के बाबा हैं। इसके बाद आ जाते हैं पारो। पारो पहले मैथिली में लिखा गया था 1948 में, और इन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण किया था 1975 में। तो जो पारो अगर मैथिली में भी आ जाता है कभी कभी कि पारो किस भाषा में उन्होंने लिखा है, तो अगर मैथिली ऑप्शन रहेगा तो आपसे मैथिली पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि पहले उन्होंने पारो को मैथिली में लिखा था 1948 में, बाद में 1975 में पारो का रूपांतरण किया था हिंदी में। और पारो में जो दिखाया गया है कि बाल विवाह का जो हमारे समाज में जो बाल विवाह की जो व्यवस्था है, जो कुप्रथा है, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। और जो एक पारो नाम की जो एक लड़की रहती है उसकी करुण कथा, यानी कि उसकी जो दुख भरी कथा को इसमें दिखाया गया है। उसके बाद जो इनका अंतिम उपन्यास है गरीब दास, और जो गरीब दास है इसमें स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन में सामाजिक आर्थिक अंतर विरोध का यहाँ पे चित्रण किया गया है। जो भारत जब आज़ाद हो गया है उसके बाद जो ग्रामीण जीवन में जो सामाजिक और आर्थिक जो अंतर विरोध होता है उसी का यहाँ पे चित्रण किया गया है। दोस्तों कहीं कहीं एक और इनका उपन्यास दिया हुआ है, लेकिन पांडे की बुक में इतना ही दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ ले जो एक और उपन्यास है कहीं कहीं दिया हुआ है कुंभी पाक। कुंभी पाक, इसमें जो इसका जो विषय है कि जो नारी का जो खरीद बिक्री जो होता है उसमें यहाँ पे दिखाया गया है, इसका चित्रण किया गया है कि कैसे एक नारी का जो खरीद और बिक्री होता है, वहीं पे ये इसमें कुंभी पाक में यही दिखाया गया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि इनके उपन्यासों को क्रम से कैसे लगाना है। तो ये कभी कभी कुंभी पाक आ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है। आएगा तो आप याद रख लीजिएगा कि इसमें जो नारी के शोषण खरीद बिक्री का जो कुप्रथा है उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि इसको जो उपन्यास है ये उपन्यास इसको क्रम से कैसे लगाना है। तो याद रखना है कि बाबा की चाची, बाबा से आपको याद हो जाएगा कि नागार्जुन, बाबा नागार्जुन के नाम से ही प्रसिद्ध है हमारे हिंदी साहित्य में। तो बाबा की चाची बलचनमा के साथ, बाबा की चाची बलचनमा के साथ पौधा लेकर बटेसर के बेटे के पास गई। तो यहाँ तक आपको 5 जो उपन्यास है वो आपको सिर्फ एक लाइन में याद हो जाएगी कि बाबा की चाची बलचनमा के साथ पौधा लेकर बटेसर के बेटे के पास गई। पौधा लेकर यानी कि नए पौध। उसके बाद है बटेसर के बेटे, बटेसर नाथ और वरुण के बेटे के बाद गई। उसके बाद जब वो बटेसर के पास गई तो अपना दुख बताया। कौन? जब बाबा की चाची जब बटेसर के बेटे के पास गई तो अपना दुख बताई। जब वो अपना दुख बताई तो क्या हुआ, ये जय जो था वहाँ पे, एक और जय नाम का लड़का था, वो क्या हुआ, उग्र हो गया। माने कि जब वो अपना दुख बताई तो वो गुस्सा हो गया, उग्र हो गया। उधर क्या थी, एक जमनिया थी, वो पारो के साथ गरीब स्थान गई। गरीब स्थान जो भोला बाबा जो होते हैं हमारे शिव जी, उनका एक प्रसिद्ध जगह है गरीब स्थान। जैसे बाबा धाम है देवघर हम सभी जानते हैं, वैसे ही गरीब स्थान है हमारे मिथिलांचल में। तो वहाँ पे वो चली गई पारो। जब वो, तो फिर से इसे देख लेते हैं कि इसे कैसे याद करना है। इन 8 रचनाओं को पहले देख लेते हैं कि बाबा की चाची बलचनमा के साथ पौधे लेकर बटेसर के बेटे के पास गए। जब वो वहाँ गई तो अपना दुख सुनाई तो जय जो था वो उग्र हो गया। तब क्या की, जब वो उग्र हो गया तब जो जमनिया पारो के साथ गरीब स्थान गई। यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि इसको जो ट्रिक क्या है कि बाबा की चाची बलचनमा के साथ पौधा लेकर बटेसर के बेटे के पास गई और अपना दुख बताई तो जय उग्र हो गया और जमनिया पारो के साथ गरीब स्थान गई। जब भी कोई मुसीबत आ जाती है तो हम सभी कहाँ जाते हैं, भगवान के पास। तो इसी प्रकार क्या कि जमनिया पारो के साथ गरीब स्थान गई। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये काव्य के क्रम और उपन्यासों के जो क्रम है वो याद हो गए होंगे। यहीं पे अगर याद नहीं हुआ है तो 1-2 बार आप इसे अब देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे इनकी कविताओं को नहीं लिया है, क्योंकि इनकी जो कविता है वो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ महत्वपूर्ण कविता के नाम से। इसके अंतर्गत यूजीसी के पाठ्यक्रम में जितनी भी कविता लगी हुई है उन सब के प्रकाशन वर्ष और साथ ही वो किस काव्य संग्रह से लिया गया है मैं उसका भी प्रकाशन वर्ष वहाँ पे बता चुकी हूँ और उस काव्य संग्रह के नाम को भी बता चुकी हूँ। क्योंकि
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। और दोस्तों मेरा आपको आज का प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।